हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना है मुझे, जिन्होंने आप में से ही रहकर, आप में से ही एक होकर अपने मंजिल को प्राप्त किया है। वो एक हमारे, कहने को तो एक हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने आपका एक बहुत ही, जिस जेई एग्जाम के पीछे आप सब भाग रहे हैं, आप सब मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसी एक एग्जाम को उन्होंने अपने अथक प्रयासों से, हमारी गाइडेंस में रहकर, हमारी थोड़ी बहुत मदद लेकर अच्छे से क्लियर किया है। और अब वो ज्वाइनिंग पर जाने वाले हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी उस बच्चे को जानते भी होंगे। तो पहले मैं आप लोगों को उस विद्यार्थी से, उस स्टूडेंट से, उस नायाब हीरे से मिलवा देती हूँ। उससे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी भी दूंगी। तो आई वुड लाइक टू वेलकम आर स्टूडेंट सुदीप्ता। तो सर कीजिए। हेलो सुदीप्ता, कैसे हैं आप? मैम प्रणाम। जय जगन्नाथ। राधे जय राधे, जय जय श्री राम। जय जय जगन्नाथ। नमस्ते। तो सुदीप्ता जी, आप थोड़ा सा सबसे पहले अपना परिचय देंगे? आप कौन, कहाँ से हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है? क्योंकि मैं बता दूंगी ना सारी चीजें तो यकीन नहीं करते बच्चे। तो आप खुद से बताइए कि आप कौन, कहाँ से, जी, कैसे कैसे जो। मेरा नाम सुदीप्त कुमार बेहरा और मैं उड़ीसा की बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव बड़ा गांव है, ब्लॉक है तो, जी जी। मेरा बीटेक 2014 में कंप्लीट हुआ था। ओके। उसके बाद मैंने 6 महीने की एसएससी कोचिंग किया था। मैंने एसएससी रेलवे की ठीक है। कोचिंग किया था। नॉन टेक, हाँ वो जी। 2014 में किया था। ठीक है। उसके बाद मैंने बैंकिंग एग्जाम दिया हूँ। आईबीपीएस क्लार्क पीओ, एसबीआई क्लार्क पीओ 2014 में दिया। और एसएससी जेई भी दिया हूँ, उस टाइम दिया था। उस टाइम ऑफलाइन हो रहा था, पता होगा आपको। जी जी। देन आरआरबी जेई दिसंबर 25 में एग्जाम था, 2014 जी जी जी। पेपर था उसमें। तो एज ए फ्रेशर ये सब दिया था। उसके बाद 2015 में रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, जी जी जी, अगस्त में। बीटेक के बेस पर होती थी एसएससी की पोस्ट जी। वो और मेरा लास्ट ही पापा, टाइम था, उसके बाद खत्म कर दी। वो पोस्ट ही नहीं पापा आई थी। जी अब रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट टीचर थे, हेडमास्टर थे। ओके। 2021 में पापा जी रिटायर लिए। तो लेकिन मेरा असली प्रिपरेशन 2018 से शुरू होता है। अच्छा। 2018 से मेरा असली प्रिपरेशन, मेरी जिंदगी की असली प्रिपरेशन 2018 आरआरबी एएलपी की रिक्रूटमेंट से शुरू होता है। मैंने भुवनेश्वर चला गया और वहाँ एक स्टूडेंट को भी मैंने होम ट्यूशन कर रहा था, पढ़ा बहुत रहा था। अच्छे, बहुत अच्छे। और एक इंस्टीट्यूट में जाके मैंने बस टेस्ट सीरीज एडमिशन किया था, ये जो एएलपी के लिए। तो तीन तीन चार महीने बस गया और ऑनलाइन भी इधर चल रहा था, उधर बस टेस्ट सीरीज के लिए गया था बस। ऐसे अल्टरनेट डे पे, वेडनेसडे फ्राइडे संडे से जा रहा था। तो एएलपी की रिक्रूटमेंट आया था, आपको पता होगा, फरवरी में आया था। सब जी। कुछ ठीक ठाक था। सीबीटी 1 भी क्लियर हो गया। अच्छा। हाँ, सीबीटी 2 भी क्लियर हुआ था एएलपी। और 2018 दिसंबर 15 में आई थिंक एक शॉर्ट नोटिस आता है 2018-19 आरआरबी जेई के बारे में। उसके बाद दिसंबर 29 में फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जी। मैंने, आपको तो पता होगा, मैंने हम्म। 2019 में भी सब कुछ सही चल रहा था मैम, लेकिन मैंने जो सीबीटी 2 क्लियर कर लिया, मतलब एएलपी का, फिर साइको के लिए भी मैंने प्रिपरेशन कर दिया। लेकिन पापा बोले तेरे के तो मैंने बोला नहीं था साइको देने के लिए। किसने बोला? तेरा मर्जी है भाई। लेकिन मेरा आईसाइट नहीं था, इसीलिए अब क्या करूं। एक एक्सपीरियंस होने के लिए मैंने गया था कोलकाता साइको एग्जाम देने। तो इसी के चक्कर में मैंने मैम आरआरबी जेई करना, मैं एक परफेक्ट, मतलब परफेक्ट प्रिपरेशन थोड़ा नहीं हो पाया, इसीलिए क्योंकि मैंने मॉक कम दिया आफ्टर साइको एग्जाम दिया। और साइको एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो गया, एक साइक्लोन हुआ था 2019 में उड़ीसा में। तो अच्छा। मई 22 को मेरा एग्जाम था, मई 22 या मई 21 को एग्जाम था। उसके बाद मैंने मॉक दिया।
क्योंकि मॉक पहले से देना होता तो हो सकता है मैं उस टाइम कट ऑफ क्लियर कर लेता, 1.5 मार्क्स से रह गया। ओहो। 1.5 मार्क्स से रह गया, और आपको पता होगा 15 दिन के बाद एग्जाम हुआ था उस टाइम। 2019 अगस्त 13 में रिजल्ट आया था, जी जी और अगस्त 18 से स्टार्ट हुआ हुआ था CBT 2। जी। लेकिन मैम उसके बाद तो देखिए, बुरा तो लगा, डिप्रेस लगा कि अब क्या करूं होता क्या है एक नहीं। बार। अब पहली बार मतलब तैयारी, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब लेकिन प्रिपरेशन। फिर भी ये अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट टाइम में पेपर 1 और पेपर 2 तो एटलीस्ट निकाला। 8.5 आई थिंक था मेरा नॉर्मल स्कोर, तो कोलकाता जोन भरा था। जी लेकिन उसके बाद मैंने NTPC के ऊपर देखा ना, हो सकता है तो मैंने उस टाइम अगर टेक्निकल फिर से मतलब डेडिकेटेडली दिखा होता तो पहले से भी मैं लग मैं भी हो सकता था जॉब। तो वो छोड़िए, अब क्या बोलूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मैम कि ऐसा नहीं है कि मैंने RRB जेई बनने का एक सपना था, ऐसा नहीं। लेकिन मैं रेलवे एग्जाम को ज्यादा प्रीफर किया बाकी एग्जाम से। लेकिन पापा ने थोड़ा फोर्स कर रहे थे कि RRB जेई को अच्छे से देखो, NTPC में तो बहुत भीड़ है। जी। बहुत भीड़ है, मतलब पता नहीं तू कर पाएगा कंपटीशन क्या नहीं। ज्यादा है। टू था, हाँ। लेकिन ये सब मैं नहीं सोचा था, मैंने बस पढ़ाई किया, रेगुलर किया, जो भी एग्जाम है दिया। 2019 जैसे नहीं हुआ, मैंने NTPC को एकदम डेडिकेटेडली देखा। हम्म। लेकिन पापा क्या बोलो, पापा की मतलब एक सोच है ना पापा मम्मी की, ये जो कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो बैंकिंग प्रिपेयर क्यों नहीं किया, बैंकिंग प्रिपेयर होता तो पहले से लगा देता, ये बस यही सोच रहे थे। और लेकिन फिर बीटेक क्यों की थी, ये बोलना था ना कि बीटेक की है। हाँ हाँ। और ये गाली बाद में भी दिए, अभी अभी जो 2023-25 में वो बताऊंगा। तो जब अब कोरोना स्प्रेड हो गया, जी 2020 में आ गया कोरोना, तो NTPC का भी लेट हो गया, तो 2020 दिसंबर 28 से स्टार्ट हुआ। CBT 1 तो निकल जाता है, लेकिन CBT 2 में बस स्टेशन मास्टर का कटअप क्लियर करता हूँ। लेकिन मैं रह जाता हूँ, मतलब स्टेशन मास्टर का कटअप क्लियर होता है, अब आईसाइट नहीं होता है, तो मैं हम्म। एग्जाम देने नहीं जाता साइको स्टेशन मास्टर का। और बाकी का 1.5 माह से रह गया, आई थिंक लेवल 2, तो NTPC का। तो जब मुझे मतलब आई थिंक पापा को बोला नहीं, मैं टाइपिंग करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट चला जाता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट में मैं टाइपिंग कर रहा था। अब जब नहीं हुआ, ये मेरे लिए थोड़ा सेटबैक था, डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, बहुत मतलब बहुत बुरा लगा, क्योंकि मम्मी का रो रो के बहुत बुरा हाल है, मतलब क्या बोलूं मैं, इतनी बहुत टाइम गया था, कोरोना पूरा दो यही साल कठिनाइयां तो बच्चे हमें मजबूत बनाती हैं, और यही तो हमें हमने जो अपना फेस किया ना, इसी से हम एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आपको कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक डाउन फेज आता है, जब लगता है कि नहीं, मेरी वजह से। एटलीस्ट जब हमारे ऊपर मुसीबत आए ना, तो हम फिर भी एक बार को झेल जाते हैं, लेकिन जब हमारे वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली में। सफर कर रही होती है, वो ज्यादा दिक्कत करती है। हाँ। तो तो मैं और एक बताऊंगा कि पापा मम्मी बोले कि डेली हनुमान चालीसा थोड़ा पढ़ाई करो, 5 मिनट, बस 5 मिनट देना है, उसके जी बाद मैं स्टडी करता हूँ। तो जो 2018-19 में था ना, भुवनेश्वर में मैं यही कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब घर में आ गया 19 से, मैं छोड़ दिया भुवनेश्वर। अब 19 से मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन, तो वो मैं नहीं कर रहा था, जो बस ऐसे ही पढ़ाई में लग जाता था। अब हाँ, बस यही कहता हूँ कि हनुमान चालीसा हमको डेली पढ़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। बहुत बाकी अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे लिए मेरे टीचर्स की मोटिवेशन, आप लोगों की बातें जो सिखाते हैं पढ़ाई के अलावा भी, और जो देखिए उस टाइम तो गाली जैसे लग रहा था, लेकिन वही बाद में पढ़ाई करने के लिए ना मजबूर कर देता है। जो बोलते हैं ना, जाके अच्छे से पढ़ो। वो मान लीजिए कोई थ्योरम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल की, या फिर पावर सिस्टम की, सिंक्रोनस मशीन की, कुछ कॉन्सेप्ट अगर वीक है, तो मैम सिंपली ये मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट है,
इलेक्ट्रिकल तो मतलब क्या बोले, मतलब कॉन्सेप्ट की किंग है ना, मतलब 90% कॉन्सेप्ट मैटर करता है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना तो पड़ेगा ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैंने ओपीएससी एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी दिया 2016 में, और बीएसएनएल का भी एग्जाम दिया था। हम्म। और इसके बाद एसएससी जेई, जैसे कोरोना आ गया था मैम, 2020 अक्टूबर में भी दिया था। और उसके बाद 2021 जैसे मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 भी कंप्लीट हो गया ना, जनवरी 20 को मेरा एग्जाम था, तो मार्च में हुआ था एसएससी जेई भी, वो भी जी। दिया। तो 4 बार एसएससी जेई दिया दिया हूँ मैं। और क्या? आरआरबी जेई एज ए वो ऑफलाइन एग्जाम मिला को 3 बार। ठीक है। तो टू 4 बार, बच्चे थाउजेंड ध्यान दीजिएगा, बाकी सभी स्टूडेंट भी 4 बार एसएससी जेई और 3 बार आरआरबी जेई दिया है। लेकिन क्या हुआ था ना मैम, जो एसएससी जेई जो है ना, तो पहले तो जो मेन मेन था ना डिस्क्रिप्टिव, जी जी, तो इसी से डिस्क्रिप्टिव मुझे था। थोड़ा डर लग रहा था यार। तो मुझे रेलवे एग्जाम के मतलब वो साइड ज्यादा इंक्लाइन हो, ज्यादा इंटरेस्ट। मतलब एजुकेटेड था, वो ज्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि इसमें इसका जो फ्लेवर है ना मैम, बाकी एग्जाम में मुझे थोड़ा नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा जो स्ट्रेंथ है साइंस था। हम्म। साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मेरा प्लस 2 में साइंस बायोलॉजी बहुत अच्छा हो रहा था। ये मुझे प्रिपरेशन में हेल्प किया। और पापा को बिल्कुल। बोला मैं अगर तैयारी करना करूंगा तो रेलवे एग्जाम की ही तैयारी करूंगा, बाकी एग्जाम मैं नहीं करूंगा, मैंने बोल दे रहा था 2018 में। ओके। हाँ। हाँ, जो भी करना है बस यही एग्जाम की तैयारी करना। देखिए, लोगों ने बहुत बोलेंगे, क्या यार तू बस यही, बस एक ही एग्जाम के पीछे पड़े रहा है, हाँ बस वही बोलेंगे। इवन पापा मम्मी भी ताने मारेंगे, सिर्फ लोगों ने नहीं मारते हैं, पापा मम्मी भी सुनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे पापा मम्मी तो सुनाएंगे ना, वो जब नहीं एग्जाम क्लियर होगा सुनाएंगे। एक ही रूम में बैठ रहा है और बस ईयरफोन कैच के बस पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है। वही मैं बोलना चाहता हूँ। देन 2022 के बाद मैंने 2023 तक 1 साल मैंने उड़ीसा एग्जाम की प्रिपेयर किया। अब कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहा था मैम, मतलब ना इधर रेलवे एग्जाम भी नहीं हो पा रहा था, और इधर स्टेट एग्जाम भी कोई रिजल्ट नहीं आता। एक 2023 में एक पीओ एग्जाम दिया था, उसका स्किल टेस्ट मैंने, मतलब स्किल टेस्ट दिया था, स्किल टेस्ट के लिए मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा। सेटबैक 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 ऐसा मतलब हर कोई जगह हाथ पैर मारने की कोशिश की, हाँ। बैंकिंग में भी, एसएससी की। बैंकिंग, देखिए बैंकिंग तो एज ए फ्रेशर दिया, कोई मायने नहीं रख रहा है मैम, वो नहीं। सब छोड़ दीजिए। एसएससी जेई तो दिया हूँ, मतलब दिया हूँ, लेकिन एसएससी के कोई अनदर एग्जाम भी दिए थे क्या आपने? यस, मैंने बोला ना, सीजीएल, ओपीटी एमटीएस? पीटीसीएल दिया, सीजीएल भी दिया, एमटीएस तो नहीं दिया, सीजीएल दिया हूँ, ओपीटीसीएल छोड़ा दिया कौन सा हूँ। एग्जाम? हाँ, ओपीटीसीएल दिया था। लेकिन ओपीटीसीएल क्वेश्चन ना, असिस्टेंट जो आपने, जो बाद में यही बैच लॉन्च किए 2025 आरआरबी जेई के बाद, तो वही क्वेश्चन है, यही लेवल है, तो बीटेक जी मांगता है। जी जी। तो उसके लिए अच्छा खासा तैयारी करना पड़ता है, आप तो जानते होंगे मैं, बस हाँ। आई थिंक ओपीटीसीएल में 1-2 बार दिया हूँ। देन 2023 से मैम, जैसे मैंने तो सोचा 2022 के लास्ट में आपने एक साथ वीडियो बनाए थे, वो जो अपने पुराने प्लेटफॉर्म में थे, कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो उस वीडियो से मुझे पता चला यार नोटिफिकेशन तो आने, अब क्या करूं। तो पापा को बोला मैं अभी भी चांस है मेरा कि मुझे लग जाना चाहिए। तो 2023 सितंबर से मैंने स्टार्टिंग, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था टेक्निकल की पढ़ाई। अब नोटिफिकेशन तो 2024 फरवरी में आता है आरआरबी जेई का, मतलब फुल रेलवे कैलेंडर। जी बाकी जी जी। नोटिफिकेशन 2024 जुलाई में आता है। तो 23 से जो मैंने स्टार्ट किया मैम टेक्निकल, फिर से वही बेसिक इलेक्ट्रिकल, बाकी मशीन फशीन सब पढ़ाई स्टार्ट कर रहा था, जो भी नोट्स आशीष सर का था, अभी कोई भी टीचर से जो भी है। देन साइंस को मैंने इस बार अच्छे से नोट्स बनाया फिर से। लास्ट टाइम बायोलॉजी इतना अच्छे से नोट्स नहीं बना रहा था, नहीं बनाया था। इस ठीक बार है।
पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से नोट्स बनाया था। और मैंने रेगुलर क्लासेस किया, जहाँ से भी नॉन टेक का मैंने मतलब नॉन टेक का क्लास करा था वहाँ से रेगुलर क्लासेस किया। लेकिन वो जो 2023 सितंबर से दिसंबर मैंने कोई ऐसे मॉक फॉक देना, बस थोड़ा सा जो क्या कहते हैं वार्म अप कहते हैं ना, जो जैसे जी मैच जी शुरू जी। होने से, हाँ, वैसे क्या। अब 2024 फरवरी से बिल्कुल फुल फ्लेज मोड में मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया आरआरबी जेई का, जो मैंने अगस्त से मैंने मॉक लगाना शुरू कर दिया। कॉन्फिडेंस तो आ गया, जो जो एनटीपीसी में नहीं हो पाया वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया आरआरबी जे के लिए। अब वही जो ट्रैक में मैं आ गया ना, तो मैं एक बार ट्रैक में मैं आ जाता हूँ उसके बाद मैं मॉक लगाना शुरू कर दिया। मैं वही बोल रहा हूँ, 2024 अगस्त में मैंने शुरू कर दिया। और इन्होंने अक्टूबर 9 में जाके शेड्यूल दिए कि एएलपी का एग्जाम नवंबर 25 से शुरू हो रहा है, आरआरबी जी जेई जी का जी। शुरू होगा दिसंबर में शुरू होगा। फिर जाके फिर रिशेड्यूल किए, जाके दिसंबर 16 से शुरू होता है, दिसंबर 16 17 18 से। जी अब मेरा एग्जाम दिसंबर 16 में था। मुझे नॉन टेक इतना चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ के आ रहा हूँ मैम, मुझे मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। लेकिन मैम ये कहना तो आसान है ना, क्योंकि कैसे चैलेंजिंग नहीं होगा। एक प्रिपरेशन स्टूडेंट सबको डर लगता है ना। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि डर नहीं था कि, देखिए बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम किसी भी सर की रेगुलर क्लासेस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैथ मैथ रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीबीटी वन बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट व्यू से। तो मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया मैथ रीजनिंग को, जैसे एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया, रेस का कॉन्सेप्ट हो गया, लास्ट टाइम भी आया था। और पीआईक्यू भी दिया। मॉक मैंने अल्टरनेटिव बेसिस पे दे रहा था, अल्टरनेटिव बेसिस पे मॉक दे रहा था। मॉक मॉक तक सब ठीक चल रहा था। बाकी हम्म। साइंस का क्लास मैं रेगुलर पढ़ रहा था। इधर ठीक। मैंने आशीष सर की बैच, मैंने मई 17 में ज्वाइन किया आपकी आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन बैच। जी जी 2024 मई 10 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था। जी लेकिन जी। मैंने मई 17 से ज्वाइन किया। तो आशीष सर की क्लास रेगुलर में कर रहा था पेड बेस से, और आपकी क्लास भी कर रहा था। 2 बजे सर की क्लास होता है, आपकी क्लास 12:30 बजे होता है। आपकी क्लास आई थिंक जुलाई में स्टार्ट हुआ था। जी जी। हाँ। तो मैम सर के तो कॉन्सेप्ट तो मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, बस ध्यान से सुन रहा था, मतलब डेली क्लासेस कर रहा था, और उसी को मैं रिवीजन कर रहा था, जब तक इन्होंने जो एग्जाम शेड्यूल नहीं किए, मतलब अक्टूबर तक। तो मैं जैसे सर ने पढ़ाए थे, जैसे मशीन पढ़े, जो भी सर ने पढ़ाए उसी को मैं रिवीजन कर रहा था। और एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिस कर रहा था। यूथ की यूथ की बुक से मैंने इस बार प्रैक्टिस किया, जो सर ने बताए थे। बाकी मैंने तो आपकी ही क्लास इस बार लिया हूँ, मतलब वही जो पूरी गर्मी के महीने में मई से, है ना। और देन बस यही कह रहा था मैम, और कुछ नहीं। मतलब सीबीटी वन इतना मेरे लिए टॉप तो नहीं था, बस मॉक देने के लिए मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता था। मॉक बार बार दे रहा था, प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग कर रहा था। साइंस को मैंने, देखिए साइंस को मैंने तो रात 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने जीके को टाइम दिया। ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैम करेंट अफेयर हमको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको तो पता होगा मैम कि इस बार करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है ना। हंड्रेड तो परसेंट बहुत से मैंने जो भी फैकल्टी से मैं फॉलो कर रहा था, मैं नोट्स बना रहा था। और ये मैं पहले से ही, ऐसा नहीं है कि इस बार, पहले से ही नोट्स बना रहा था। 2018 से मेरे मेरे रूम में अभी भी 2020 21 22 का नोट्स अभी भी था। बहुत अच्छे। तो बाकी इलेक्ट्रिकल का नोट तो 15 20 हो जाएगा, वो 2019 मिला के। हाँ। बाकी मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो आप लोग की जो पढ़ाई है किस वजह से करना चाहिए, हम जो बातें जो सिखाते हैं कॉन्सेप्ट, वही मोटिवेशन है। वही गाली वही सब आशीष सर की बातें, वो जो
चार की बात तो आप जानते होंगे क्या, मतलब क्या कहूँ। और आप अगर मेरे को ये पूछेंगे कि शेड्यूल कैसे तैयार कर रहे थे, कैसे स्ट्रैटेजी, देखिए स्ट्रैटेजी मैं ये बोलूँ कि 4 से 6 जो था ना, जो इवनिंग का टाइम, मैं ऐसे खेलने कूदने भी नहीं जा रहा था, पढ़ाई बस, मैंने बस पढ़ाई कर रहा था, और मैं किसी जिम फिम ये खेलने कूदने भी नहीं जा रहा था। हम्म। और जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाता था, जैसे मैं, मुझे थोड़ा रीजनिंग में डर लग रहा था, है ना, रीजनिंग को मैं, मैथ रीजनिंग को अच्छे से ध्यान था, तो 1 घंटा रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर रहा था, देन मैं टेक्निकल को फिर पढ़ रहा था। उसके बाद 7 से रात 10 बजे तक ये मैं टेक्निकल शेड्यूल बना दिया था, ठीक है। जब तक ये CBT 1 का नोटिस नहीं आया था। हम्म। अब जैसे ही नोटिस आ गया, तो थोड़ा सा प्रेशर फील किया कि अब यार क्या करूं, मौत कैसे दूं, क्या टेक्निकल को साथ में पढ़कर मौत देना चाहिए, या मतलब दोनों को मिला चाहिए, तो थोड़ा प्रेशर हो जाता है मैम, है ना, इतना जी जी। आसान नहीं होता एक RRB जेई एस्पिरेंट के। तो मैं ये सोचूं, एक स्टूडेंट, मतलब एक फ्रेंड ने भी मैंने बताया, देखो भाई, अगर अगर टेक्निकल में पढ़ोगे तो प्रेशर होगा। लास्ट टाइम मैंने क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो ये डर था इस बार भी। और देखिए, रीजनिंग जैसे लास्ट टाइम मैंने रीजनिंग में ज्यादा गलत कर दिया था, 6 गलत कर दिया था, और टोटल टोटल 12 गलत हो गया था। लास्ट टाइम भी 81 अटेम्प्ट किया था, इस बार भी 81 ही अटेम्प्ट किया था, CBT 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो मैं इसीलिए मैथ रीजनिंग को मैं हमेशा, मतलब ज्यादा ध्यान दे रहा था। 81 में से आपके मार्क्स कितने बने थे CBT 1 में? देखिए, पहले दिन जब आंसर किया आया ना, मतलब 71 या 72 था, आई थिंक, हाँ। ठीक। लेकिन इन्होंने जब रिवाइज आंसर की दिए बाद में, या फिर जो मार्च 5 को रिजल्ट आया, तो जी, नॉर्मल। 60 कर देते जो क्वेश्चन, मतलब डिलीट करके। हाँ। तो उसके 69 बाद, आपके बने? हाँ, उसके बाद मैंने अक्टूबर या सितंबर से भी, देखिए मैं तो मौक तो दे रहा था। देखिए, जी। मेरा स्ट्रैटेजी ये था मैम कि अगर अल्टर, मतलब टेक्निकल तो पढ़ रहा था, मॉक दे रहा था, लेकिन वीकली मॉक दे रहा था, जो अक्टूबर 9 9 को जो इन्होंने जो शेड्यूल दिए, जैसे एलपी का शेड्यूल नवंबर 25 से 29 तक होगा, या फिर हम्म। आरआरबी जेई का, या फिर आरपीएफ टेक्निक का जो फुल शेड्यूल दे, इन्होंने आई थिंक 40-45 दिन से पहले दे दिए थे, अक्टूबर 9 में। तो वो अक्टूबर 9 से पहले मैंने वीकली मॉक दे रहा था CBT 1 का, लेकिन मैं जो बीच बीच में जो जो गैप था ना, वो अल्टरनेटिव है, वो बाद में मैंने दिया, आई थिंक अक्टूबर 9 से। तो CBT 2 में आपके कितने मार्क्स बने थे? CBT 2 में पूरा नॉर्मलाइज होके 88 पॉइंट, आई थिंक 2858 ना, 2868 ऐसा था। चलिए, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, 119 मैंने अटेम्प्ट किया। अब जैसे मैंने, अब बात करता हूँ मैम, है ना, देखिए, हम्म। अब जैसे हम्म, आपकी, मतलब एग्जाम दे के आया, सब ठीक ठाक था, मतलब फुल कॉन्फिडेंस था इस बार, इतना, इस बार तो रीजनिंग इतना टॉप नहीं था, मतलब रीजनिंग का लेवल इस बार नॉर्मल है। चाहे आप यही की बात कीजिए, NTPC की बात कीजिए, या फिर LP का, नॉर्मल रखा है इस बार। हनुमान चालीसा लेकिन का फल मिल गया लेकिन आपको। मैम, ये तो एक स्टूडेंट को नहीं जानता ना मैम, है कि नहीं। एक स्टूडेंट तो, बिल्कुल। वो तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है, उसको मिसिंग नंबर कितना टॉप लग रहा होगा, नंबर एनालॉजी का टॉप सवाल, तो ये चीज मैंने पूरा एग्जामिन किया, मतलब इसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस किया। अब ये तो करना तो पड़ेगा मैम, है कि नहीं, एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता ही नहीं है कि अब अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है हमारे यहाँ सामने। हाँ, जैसे आजकल के टाइम में देख रहे होंगे, जीके कितना कुछ भी पूछता है ना। जी जी। बहुत इतना आसान नहीं होता मैम, एक RRB जेई एस्पिरेंट के लिए। वैसे तो आपने काफी सारे सवालों के खुद ही जवाब दे दिए, बहुत अच्छा लगा देख के। आई थिंक बच्चों के काफी सारे डाउट्स अपने आप क्लियर भी हो गए होंगे। हाँ, तो देन सुदीप्ता जी, एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी एक लंबी जर्नी रही है, 2014 से आप लगे और 26 में अब फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ। 2016, हाँ,
हाँ 2015 से 16 मैंने जॉब किया। फिर बीच में, हाँ, 2015 से जॉब भी 16 किया। मैंने एक साल जॉब बहुत। जॉब किया थर्मल पावर हम्म। प्लांट में। फिर 18 से बस आपने जॉब। सीरियसली शुरू किया। हाँ हाँ हाँ। फिर भी एक लंबी जर्नी आपने खेली है, लंबी जर्नी आपने तय की है, तो इस टाइम में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी बातें जो लग रहा हो कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, छोड़ दूं क्या, या वापिस अपनी प्राइवेट जॉब पर चली जाऊं, मतलब कुछ ऐसा डीमोटिवेशन, और फिर किस चीज से आपको लगा कि नहीं, डीमोटिवेट भी हुए और फिर बाद में आए कि नहीं करनी तो तैयारी ही है और अब सिलेक्शन लेना ही है। कुछ ऐसे इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ये बच्चों के मैम घर वाले बहुत बोल रहे थे कि कोई रिलेटिव्स बुला रहे हैं किसी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जाओ। हैं, जैसे फिर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ हो रहा था, वही चीज बोल दे रहे थे, क्यों नहीं गया, तेरा जीजाजी बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, फलाना बोल रहे थे, क्यों नहीं गया बोल रहे थे। लेकिन मैं ये सब, अब देखिए, बुरा तो लगता है, मतलब हाँ यार जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं फील हुआ मैम कि अब छोड़ दूं, नहीं, मेरे अंदर वो पैशन था। मैं ये बोलूंगा बहुत कि अच्छे। मेरे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, कि बस अपने आप पर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, पेशेंस हमको लूज नहीं करना चाहिए। बाकी पापा मम्मी की क्या बोलूं, उनके गाली मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरे टीचर्स के गाली मेरे लिए मोटिवेशन। बाकी कुछ कुछ सिचुएशन कंडीशन ऐसा है मेरे लिए तो मोटिवेशन है, ये अपनी गलतियां से मैं सीखा हूँ। ये हाँ, सबसे अपनी अच्छी बात गलती है। से मैं, हमको सीखना चाहिए लाइफ में, हमको हमेशा सीखना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना क्लास के एंड में कि पापा मम्मी का ध्यान रखिए, ये बहुत इंस्पायर करता है। वाह। आप बहुत। नहीं जान समझते हैं। जी जी, बहुत अच्छे। बाकी तो पढ़ाई तो कर रहे थे। बाकी दिसंबर आपकी जो पावर सिस्टम की क्लास जितने भी पढ़ाए हैं, जो भी जो भी टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा था मैं देख रहा था, बाद में देख रहा था। मुझे मुझे ऐसा कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट मैं नहीं करना चाहूंगा, कोई भी एजुकेटर, मैं देख रहा था आपकी क्लासेस पावर सिस्टम की। जैसे मान लीजिए प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, या फिर इंडक्टेंस की इफेक्ट, जो भी है अभी थोड़ा याद नहीं हो जी रहा है जी। ना। और जो भी मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे जो पावर प्लांट भी, जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट निकलो, ये सब मैंने देखा था। जी। तो पेड क्लासेस थोड़ा रिकॉर्डिंग मोड में देख रहा था। हम्म। कोरोना लॉस ये सब मैंने देखा था। अच्छा, तो एक आपके बाकी तो हिसाब थोड़ा से उम्मीद नहीं था, बताइए। क्या बोलूं, उम्मीद नहीं था जब रिजल्ट नहीं हुआ ना, जब फर्स्ट टीवी में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो पापा की मन बहुत घाटा हो गया, मतलब बहुत डिप्रेस हो गया। कुछ कुछ मतलब कुछ बचा नहीं, सब ये बोले कि बर्बाद हो गया, ये हो गया। अरे। बस एनटीपीसी ऑप्शन था। अब एनटीपीसी में भी लग गया, बस। देन सीबीटी वन क्लियर हो गया। सीबीटी वन क्लियर होने के बाद जब जो हुआ था ना, वो फिर मतलब ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो वो बस गुड्स कार्ड्स के लिए हुआ था। तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना। जी। ऐसे नहीं, क्योंकि मेडिकल मैंने मेडिकल। बस देने गया था। लेकिन पापा की बस एक छोटी सी होप था कि कहीं सेकेंड डिवी में हो ना जाए। यही बस होप था कि मेरे को देखना तेरे को, आई थिंक सेकेंड डिवी में शायद आ सकता है बोल रहे थे। हाँ, लेकिन यही हुआ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। क्यों, तो अब कैसे उम्मीद पापा नहीं का मैम, क्या जब रिएक्शन है कि हाँ वो कैसे क्यों, रिएक्ट कर वो रहे हैं, तो खुश हैं वो? पापा मम्मी तो बहुत खुश है, क्योंकि हमारा मैम बेटा जेई साहब। ये भी सपना जैसे लग रहा है उनको, पापा मम्मी को भी सपना जैसे लग रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स की, मतलब एनकरेज करना चाहिए। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स को बोलो कि पापा थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, बस इस बार श्योर कर लूंगा मैं, ऐसे मैं फ्रेंड्स को बोल दूंगा। बस पेशेंस, अपनी पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए बोल रहा हूँ। तो बहुत मैं अच्छा। दिसंबर 26 को वो सेकेंड डीबी में कॉल आता है। दिसंबर 25। हाँ 26 को आता है, 26 को आता है। 26 दिसंबर, ठीक है। बाकी जैसे ये रेलवे में नहीं हुआ,
मतलब नहीं हुआ, मतलब उस टाइम का मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ। जैसे एनटीपीसी में अभी नहीं हुआ, तो बस यही लास्ट ऑप्शन स्टेट एग्जाम बचा था। जी। और बस अब टीवी पीवी भी हो गया, फाइनल रिजल्ट भी आ गया था बस। अब ज्वाइनिंग, अब जेई साहब की कुर्सी पे बैठिए। अच्छा, तो हाँ। अब आप एक ये चीज बताइए, जो अपने बाकी काफी कैंडिडेट्स हैं, इवन आपके बैच के भी हैं काफी बच्चे, तो आप क्या कहेंगे कि किस सब्जेक्ट पे, खासकर टेक्निकल में, मैथ रीजनिंग तो आपने बताया, मैथ रीजनिंग करंट अफेयर है, टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल जेई में आप किस किस सब्जेक्ट को कहेंगे कि बच्चे कभी भी छोड़ने का मत सोचिएगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा मैम, सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी जी। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना, उसके बाद पावर सिस्टम, मेजरमेंट, और जी। और हो सके तो और क्या, और कौन सा सब्जेक्ट बचा, आई थिंक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। और कौन सा सब्जेक्ट है, आई थिंक हो गया, बाकी तो यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन है। लेकिन मैम, एक प्रिपरेशन स्टूडेंट कैसे छोड़ सकता है? इस बार तो आपने देखे होंगे ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल 2025 बिल्कुल। में जो एग्जाम हुआ था, है ना। सेफ्टी से बहुत सारे क्वेश्चन था। आजकल की मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा वो मतलब इम्पोर्टेंस दे रहा है। जैसे सोलर प्लांट के बारे में, तो ये हम्म। सब थोड़ा सा, है ना, इधर उधर के थोड़ा पूछ रहा है, तो ये सब सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या पता इस बार मशीन से ज्यादा पूछ दे, क्या पता मेजरमेंट से भी ज्यादा पूछ दे, तो कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मैम, एक स्टूडेंट को भी छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, ये तो है। हम्म। तो आई हम थिंक, बोल सकते हैं, वो जो कोर सब्जेक्ट है ना, 4 5 सब्जेक्ट, वो एटलीस्ट वो भी एक बेहतरीन तरीके से भी तैयारी करे ना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला। जी, तो आई थिंक एक बच्चे के लिए इससे बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल थोड़ा नहीं हो थोड़ा सकता सा। मेरे लिए, मेरे हिसाब से, कि आप में से ही बच्चा एक रह के जो इतनी लंबी तैयारी करके, ये भी नहीं कि हाँ पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही उसने निकाल लिया है, मेरे हिसाब से सारी कमियां, सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद ही अब आप फाइनल सिलेक्शन बन पाए हैं। तो ऐसा लगता है, ये कहना गलत नहीं होगा सुदीप्ता जी कि आपने ये अपनी पोस्ट कमाई है खुद से। देखिए, मैंने काम किया मैम, मैंने बस पढ़ाई किया, बाकी ऊपर वाला तो रिजल्ट दिएगा। बिल्कुल, ये कहते ही हैं, कर्म करिए फल की इच्छा तो मत कीजिए। हाँ, तो अपने आप को भरोसा नहीं, मतलब लूज नहीं करना चाहिए। सेल्फ बिलीव, डेफिनेटली सेल्फ बिलीव, अपने आप को भरोसा उठने नहीं चाहिए। सेल्फ जी। बिलीव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। तो मैं बस वही किया है, मैं अपने मेरे अंदर पेशेंस था, अभी भी है। और पेशेंस आपके बहुत जो और इम्पोर्टेंट है। केजीएस के फ्रेंड्स थे, आप ही के बैच के, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर एक एक एक्सपीरियंस के अंदर पेशेंस है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा इसलिए थोड़ी ना कहा जाता है, ये लाइव एग्जाम्पल है। चलिए, तो आई थिंक हमने एक अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश की है बच्चों को मोटिवेट करने की, तो थैंक यू वेरी मच सुदीप्ता। आपको और हम्म। आपके परिवार को बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद हो। और अब आप, एक आपकी टीचर होने के नाते एक लास्ट में यही कहूंगी, जिस ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत में लगे रहे हो, अब उसी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी भी कीजिएगा। क्योंकि ये हम्म। बहुत देखने में आता है कि सरकारी नौकरी लोग ले लेते हैं, फिर उसमें उस नौकरी का या उस अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। तो हम्म। आपको बस एक लास्ट यही हिदायत मेरी रहेगी कि अपनी नौकरी में भी अपनी ईमानदारी रखिएगा। ये याद रखिएगा कि आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी का मन दुखे या किसी का नुकसान हो। जी मैम, जी बिल्कुल मैम। जी। तो इस सेशन को फिर रखते हैं इतना ही। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू। तो बच्चों, ये थे हमारे साथ सुदीप्ता जी, जिनके हमारे ही बैच से, आपको जैसे उन्होंने अपने बारे में आपको सब कुछ बताया।
तो ये जो सेशन मैंने आज कंडक्ट किया वो उस इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को सभी को, ना केवल मेरे ये वो स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वे सभी स्टूडेंट भी, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रही हैं, कंपटीशन एग्जाम्स दे रही हैं, या फिर आप इवन एग्जाम नहीं भी दे रहे, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो जीवन में कुछ करना चाह रहे थे, किसी कारणवश उनको असफलता का सामना करना पड़ा, तो वो बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। देखिए, कठिन समय सबके जीवन में आता है, लेकिन उस कठिन समय पर आप कैसे काबू पाते हैं, कैसे अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, वो कामयाबी मिलना ना मिलना डिसाइड करता है। ले वो आपको लगा कि कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप लोग कुछ गलत कदम उठाने लगते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप अपने ऊपर भरोसा, जैसे कि अभी बच्चे ने भी कहा था कि पेशेंस रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने पर विश्वास रखें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। वो कहते भी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन में ठान लोगे कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है, किसी भी कीमत पे पाना है। एक बार पेपर खराब होगा बच्चे, 2 बार होगा, 3 बार होगा, जीवन थोड़ी छिन गया यार। मेहनत करेंगे, सिलेक्शन हर हाल में लेके रहेंगे, अपनी मंजिल हर हाल में पाके रहेंगे। तो आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा इन कैंडिडेट से मिलके। मिलते हैं आज आपसे नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।